अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैमिली टुडे में मैं सुमेरा मिर्ज़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है, आपको इस तरह की फैमिली से मिलवाएंगे या इस तरह की पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिनको आप जानते तो हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, उनकी फैमिली कैसी है, उनकी फैमिली में लोग कितने हैं और उनका अपनी फैमिली के साथ रवैया कैसा, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है डेली। तो आज हम मौजूद हैं, जनाब दानिश्वर हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तौफीक भट्ट साहब। उनको आप अक्सर देखते रहते होंगे, लेकिन आज हम उनके घर पर आए हैं उनसे बातचीत करने, उनकी फैमिली से बातचीत करने और उनकी कामयाबी का राज जानने। तो आइए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि आज जिस फैमिली, जिस पर्सनालिटी के पास हम आए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी कामयाबी का राज। उनकी फैमिली के साथ आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मिसेस भी हमारे साथ होंगी और उनके बेटे भी, उनकी बेटी, उनके दामाद, सबसे चिट चैट करेंगे। तौफीक भट्ट साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सर हम आज यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि मेरे शो का फॉर्मेट ही यही है कि हम जाने कि जो इंसान कामयाब है उसकी कामयाबी का राज, उसकी ज़िंदगी में जो हर्डल्स हैं, जो जिस जगह पर वो मौजूद हैं, जो मकाम उनके पास है, वो हासिल करने में उनको कितनी तगोदो करना पड़ी है, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं और किस किस ने साथ दिया आपका, सब कुछ आज हमें बता दीजिए फ्रॉम योर चाइल्डहुड। मुझे नहीं कुछ ख़ास इस चीज़ का अंदाज़ा कि क्या मुश्किलात पेश आई या क्या रास्ते में हर्डल्स आई, और बल्कि सच पूछें तो मेरे जो हासदीन और जो मुखालफीन और दुश्मन जो हैं, मैं तो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में कभी उन्हें हर्डल नहीं समझा, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मेरे में जो इतना जद्दोजहद करने का और कोशिश करने का जज्बा है वो इतना ना होता। तो मैं जब सोचता था कि मैं अपने से हसद करने वालों से और बुग़्ज़ रखने वालों से किस किस्म का बदला ले सकता हूँ, वो बदले की क्या शक्ल हो सकती है। बदला कई तरह का होता है ना, कि आप किसी को बद्दुआ दे दें, किसी को आप कोई बुरे अल्फाज के साथ याद कर लें, या जिस तरह का अमल उसने किया दोहरा दें उसके साथ, आप उस तरह का अमल दोहरा दें। जी। तो मैंने उनसे बदला लेने का एक अनोखा तरीका ये सोचा कि मेहनत करूं और आगे बढ़ूं, और इससे ज्यादा बदला नहीं हो सकता। इसमें फायदा आपका, नुकसान उनका। नुकसान मैं तो खैर उनका नुकसान भी नहीं चाहता, लेकिन ये है कि मेरा फायदा जरूर हुआ। बाकी आपने जो बात की कि जी मेहनत, जद्दोजहद, बाकी सारी चीजें, आप यकीन करें मेरा इस बात पे मैं बिलीवर हूँ इस बात का कि जब आप पर अल्लाह पाक अपना ख़ास फजल करते हैं, अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास तरस करते हैं, करम करते हैं, और जब वालिदैन की, पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ होती हैं, आप बाअदब होते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये एक बहुत चीज़ अहमियत की हामिल है। और हम अपने बचपन में बुज़ुर्गों से सुना करते थे, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, लेकिन इसका ज़ाती तजर्बा मुझे ये हुआ कि जो बुज़ुर्गों की ये बात सुनी हुई थी उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अपनाया, और अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को, चाहे वो मोहल्लेदार थे, रिश्तेदार थे, उनको कोशिश की उनका अदब करने की। तो उसका शायद ये सिला है या क्या है, मुझे तो अपनी कोई ऐसी नेकी भी याद नहीं आती कि जो मैंने की हो और मैं दावा कर सकूं कि अल्लाह ने उस नेकी के बदले में मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाज दिया है। मुझे कुछ याद नहीं है, बस मैं इसे यही कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का करम है और कुछ नहीं। बिल्कुल सेवर साहब, आपकी पर्सनालिटी के तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इस प्रोग्राम में आहिस्ता आहिस्ता खोलते चलेंगे। मैम हमारे साथ हैं। वो कहते हैं ना कि एक जो मर्द होता है उसकी कामयाबी के पीछे खातून का होता है, ख़ास तौर पर जो कामयाब मर्द होता है उसके पीछे उसकी बीवी का मैं हाथ इसलिए ज़रूर समझती हूँ क्योंकि वो साथ ना दे तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप माशाल्लाह से अब जर्नलिस्ट भी हैं, दानिश्वर भी हैं, फिर आपके माशाल्लाह पॉलिटिकली भी आप बड़े एक्टिव हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से जब बीवी साथ ना दे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैडम आप बताइए, आप कि क्या आप समझती हैं कि आपने किस तरह से उनका साथ दिया है, या आप ये समझती हैं कि सारी स्ट्रगल इनकी है? जी हाँ, ज़िंदगी में इन्होंने मेहनत तो बहुत की, स्ट्रगल तो उन्होंने काफ़ी की, लेकिन मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया अपने मामला में।
फैमिली टर्म हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो उसके साथ मुझे काफ़ी अकेली अपने शहर में ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि हम बाहर ट्रैवल भी करते हैं और आना जाना भी ज़्यादा है, घर पे काम होते हैं, तो इसलिए मुझे फील नहीं हुआ। बच्चे थे उनके साथ, नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है, कुछ खातीन ऐसी होती हैं कि अगर घर में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, फ्रेंड्स का सोशल सर्कल जो होता है वो बहुत वसी होता है कुछ लोगों का, तो उसमें कुछ वो उकता जाती हैं, कहती हैं कि ये क्या रोज़ तुम्हारे फ्रेंड्स आते रहते हैं, या उनको एंटरटेन करना उनके लिए बर्डनाइज हो जाता है। तो आपकी क्या फीलिंग्स रहती हैं? मैं भी, क्योंकि मुझे मिलना पसंद है सोशल में भी, तो मुझे इनका दोस्तों का आना सबका मुझे अच्छा लगता है, सही। और फिर मैं बनाऊँ किसी के लिए तो मुझे खुशी होती है। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। बट साहब, आपके बचपन से अगर मैं शुरू करना चाहूँ, बचपन कैसा गुजरा आपका? स्टडी आपने कहाँ से हासिल की? कितने बहन भाई थे? पेरेंट्स अच्छा, का? आपके इस सवाल से पहले मैं ये, चूँकि इसका ये इतनी, इसने कहा कि मैं सोशल हूँ, अपने ये फ्रेंड्स वगैरह के सहेलियों के साथ तो बहुत ज़्यादा है, और होना भी चाहिए। मैं खुद भी चाहता हूँ कि अगर मैं हूँ तो मेरी बेगम भी ये हो। Exactly. लेकिन मैं इस बात का खुले दिल से एतराफ़ करना चाहता हूँ कि अव्वल व आखिर अल्लाह पाक के फजल करम के बाद मेरी ज़िंदगी में, और मेरे वालिदैन की, पेरेंट्स की दुआओं के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है मेरी तरक्की में, वो मेरी बेगम की है। ये एक बहुत ही साबर शाकिर खातून है, और ज़िंदगी में इसने, मैं ये बिल्कुल बिला मुबालगा कह रहा हूँ, ये नहीं कि ये मेरे पास बैठी हुई है, ज़िंदगी में मेरे किसी भी मामले में इसने इंटरफेयर किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरी ट्रैवलिंग चूँकि बहुत ज़्यादा है, अब तक मैं 36 मुल्कों में जा चुका हूँ, आधी दुनिया घूम चुका हूँ। तो मिसेस साथ होती हैं या? ये भी साथ होती हैं ज़्यादा, मतलब हर साल हम बाहर जाते हैं। बहुत सालों के बाद ऐसा टाइम आ रहा है कि हम ये गर्मियाँ पाकिस्तान में गुजारें। इसके पेरेंट्स चूँकि सारे कनाडा में हैं, इसकी बहन भाई, इसके सारे अम्मी अबू भी इसके उधर होते हैं, तो वो टिकटें भी भेज देते हैं हमें। इसकी बहन बहुत, आयशा, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है इसके लिए, लविंग है। इसका भाई शाहिद बहुत ज़्यादा, और इसके पेरेंट्स भी ख़ास तौर पे। तो ये लोग तो ज़रूर जाते हैं कनाडा हर साल, और फिर वीज़ा भी हमारा जो है वो 30 तक लगा हुआ है, 2030 तक, तो हमें वीज़े का भी कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ये भी साथ जाते हैं। इसी तरह ज़्यादा कनाडा और अमेरिका में ही में साथ जाते हैं, लेकिन बाकी जगह पे भी गए। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये मेरे साथ गए, लेकिन मेरी चूँकि ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है तो इसलिए फिर ये। लेकिन कभी भी मैं बाहर भी जाऊँ तो कभी ये होता है कि, बल्कि लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमारी सारी बेगमात ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है, तुम्हारी बेगम का कोई फ़ोन ही नहीं आता, कोई क्या मसला क्या है? तो कभी उनको यही यकीन दिलाने के लिए कि मेरे अपनी बेगम से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनकी इनसे बात भी करवा देता हूँ ताकि वो किसी, मतलब किसी ऐसे भुलेखे में ना रहे। तो बहरहाल ये बहुत ही एक नफीस लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ग्रेसफुल और बहुत नफीस और बहुत अच्छी खातून है, और मेरी ज़िंदगी में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन। ज़बरदस्त। बचपन से शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है मैं आपका बचपन जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी ऐसी इंस्पिरेशंस थी बचपन में जो आप लेकर चले और माशाल्लाह आज आप इतने कामयाब हैं। कोई ऐसा ख़ास प्लान नहीं था, बस ये था कि अपने स्कूल के कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। और वो जितनी मोहब्बत करते थे और जितना वो केयरिंग थे, मतलब मैंने जो टीचर बनने का फैसला, प्रोफेसर बनने का फैसला क्यों किया, उसके पीछे क्या राज है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंट मॉडल स्कूल में पढ़ता था मैं, तो एक रोज़ बारिश हो रही थी और मेरे वाला साहब लेने के लिए आते थे, तो वो बारिश की वजह से लेट हो गए, वो नहीं आए। अच्छा। तो हमारे एक टीचर होते थे ज़ियाउल्लाह बाजवा साहब, तो वो जब मैं गेट पे खड़ा था अकेला बारिश में, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सब बच्चे चले गए हैं, तो आप अभी तक यहाँ पे क्यों खड़े हैं? तो मैंने कहा मेरे अब्बू नहीं आए अभी तक मुझे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये अकेला खड़ा हुआ है और परेशान भी है, बारिश इतनी तेज़ है।
तो वो उतनी देर तक मेरे साथ खड़े रहे जब तक मेरे वाले साहब मुझे लेने के लिए नहीं आ गए। उन्होंने इतनी मेरे लिए वो इतने केयरिंग थे। अब उनकी डेथ हो गई है। तो उस दिन मैंने सोचा कि ये टीचर जो है ये कितने अच्छे लोग होते हैं। तो ज़िंदगी में मौका मिला, कुछ ख्वाहिश भी थी कि मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त जो हैं वो CSS कर रहे थे। जी। और वो अच्छे बड़े ओहदों पे जा रहे थे। तो पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि मैं भी CSS करूं या मैं इस तरह का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दूं और मैं भी इस तरह। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश यही थी कि मैं टीचिंग की तरफ आऊं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। अच्छा, जर्नलिज्म की तरफ कैसे रुझान आपका? जब मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, तो उस वक्त मेरा ये था कि या तो मैं जो उर्दू लिटरेचर है, उर्दू अदब है, उसमें मास्टर करूं। और मीडिया तब बहुत राइज कर रहा था, नए अखबारात आ रहे थे, कुछ PTV भी जो है वो तरक्की की जानिब बढ़ रहा था आगे। तो मुझे बुशरा रहमान हमारी एक बहुत बड़ी राइटर हैं, तो उनसे मैंने मशवरा किया। चूँकि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो उनका बेटा बुशरा आपा का बशर अब्दुल रहमान वो मेरा क्लास फेलो था। तो मैंने बुशरा आपा से मशवरा किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जर्नलिज्म करें। उन्होंने खुद भी जर्नलिज्म में मास्टर किया हुआ था, बुशरा रहमान साहिबा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जर्नलिज्म की तरफ आ जाओ, ये उर्दू से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें आगे बड़ी तरक्की के चांसेस भी हैं। तो उनके कहने पे और उनकी एडवाइस पे मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में दाखिला लिया। बल्कि मुझे ये था कि शायद मैं जो पंजाब जर्नलिज्म का मेरिट उस वक्त बहुत ज़्यादा होता था, अब भी होता है। तो मेरा ये ख्याल था कि शायद मेरे इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा कि शायद मेरिट पे मैं नहीं आ सकूँगा। तो बुशरा रहमान साहिबा ने मेरे लिए डॉक्टर मस्कीन हिजाजी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे दिल में उनकी बड़ी कदर है, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनसे बात भी की थी कि ये बहुत अच्छा बच्चा है और मैं इसको जानती हूँ, इसकी फैमिली को जानती हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये मेरिट पे इसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेरिट पे एडमिशन ना हुआ तो एक जर्नलिस्ट का कोटा होता था उस ज़माने में, आपको शायद याद होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम इसको जो वो उस कोटा है उसमें हम इसका एडमिशन करा देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरिट पे ही एडमिशन हो गया था। सही है। आपकी कहानी यहीं से शुरू करूंगी। मैडम, शादी का बताइए, किस तरह से हुई शादी? को कज़न मैरिज है आपकी, या अगर कज़न मैरिज नहीं है तो फिर किस तरह से शादी हुई? पसंद करते थे, बाद में पसंद करना शुरू किया, जब रिश्ता आया तब क्या फीलिंग्स थी? लव मैरिज तो नहीं है हमारी, जी अरेंज ही। रफीक के मोहसिन कह लें भाई, उनकी मिसेस आंटी नाजली थी, उन्होंने हमारा पैचअप करवाया था। तो अच्छा, उनके थ्रू ही हम लोग रिश्ता बाद में हुए थे। तो बस वो मेरी फैमिली को भी जानती थी और इनकी फैमिली को। अच्छा, तो उनके थ्रू ही। अच्छा, कैसा पाया शादी के बाद आपने? बहुत अच्छा, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सही है। अच्छा भट्ट साहब, क्योंकि मेरे पास आपसे पूछने को बहुत कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपकी बड़ी फ्रेंडशिप है, ये कब से आगाज़ हुआ और लिखना आपने कब से शुरू किया? ये दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना आपके, ये जानना चाहती हूँ। ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। जब ये शौकत खानम की तामीर हो रही थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। 90s की बात है। तो उस वक्त एक बड़ी तहरीक चली थी, सब लोग जो है वो शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे और एक लोगों में एक जज्बा था और एक बड़ा एक यूँ लगता था कि जैसे ये एक कोई नेशनल इशू है और उसमें हम सबको अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो मैंने उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो मेरे क्लास फेलोज थे उनके साथ मिलके इस तहरीक में हिस्सा लिया और हमने उस ज़माने में 2.5 लाख रुपए
इकट्ठे किए, ये मैं आपको 90 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो वो हमने इकट्ठे किए पैसे। अब इतने पैसे इकट्ठे हो गए तो हमने सोचा कि ये पैसे इमरान खान साहब तक कैसे पहुँचे। जी जी। तो हमें किसी ने बताया कि उनके साथ एक होते हैं जो उनके साथ मुख्तलिफ शोज में भी जाते हैं और वो प्रोफेसर भी हैं बागबानपुरा कॉलेज में, दिलदार परवेज भट्टी साहब। उन्होंने कहा कि आप को हम उनके घर का नंबर दे देते हैं, आप उनसे राब्ता करें और उनको पैसे दें तो वो पैसे आपके खान साहब तक पहुंच जाएंगे। मैंने दिलदार परवेज भट्टी साहब से राब्ता किया, मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और इस तरह हमने शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, तो हम आपको वो देना चाहते हैं ताकि आप इमरान खान को दे दें। बिल्कुल ठीक। तो हम उनसे जाके भी मिले, इबादत कॉलोनी में उनका घर था। तो उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे हैं और बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इमरान खान को गवर्नमेंट कॉलेज में आपके पास लेके आऊं और आप ये पैसे खुद उन्हें दें। बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको चंद दिनों में बताऊंगा। उसके चंद दिन के बाद उन्होंने खुद हमसे राब्ता किया और उन्होंने इमरान खान से बात की और वो खान साहब को लेके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए। ठीक है। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उस वक्त, जब खान साहब उनके कमरे में आए, हमने पैसे दिए उन्हें, वो रकम दी, तो खान साहब ने, मेरे प्रिंसिपल साहब ने उस वक्त, अब तो वीसी है ज़ाहिर यूनिवर्सिटी है, उस वक्त कॉलेज होता था, तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने खान साहब से कहा कि ये इसने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है और ये इस अकेले ने जद्दोजहद की है और 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने कहा नहीं ये सर, थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल साहब, आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये मेरी अकेले की जद्दोजहद नहीं है, ये मेरे फ्रेंड साथ हैं, हम सब ने मिलके ये किया। तो खान साहब ने मुझे बाजू से पकड़ा और इनके एक PRO होते थे उस वक्त, अंसर नाम था उनका, अंसर जावेद, उस जमाने में मुझे नाम याद है उनका। तो खान साहब ने अंसर से कहा कि देखो अंसर ये कितना जबरदस्त बच्चा है, ये इसको प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि इसने किया है और ये सारा क्रेडिट जो है अपनी टीम, मुझे इस तरह के लोगों को मुझे चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए और आप इनसे राब्ता रखें और आइंदा हमारा जब भी कोई फंक्शन हो तो आप इनको जरूर बुलाएं। यानी कि ये आपकी उनके साथ फास्ट मीटिंग थी। यहाँ से हम इसको और मजीद कंटिन्यू करेंगे। मैडम मुझे ब्रेक की जानिब जाना, लेकिन उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूँगी कि तौफीक साहब की मैंने इनकी प्रोफाइल सारी चेक की है, जिस तरह खुद भी बता रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ इनकी तस्वीरें होती हैं आपको कुछ फील नहीं होता कि ये भी क्यों आप इनके साथ इस तरह पिक्चर्स बनवा रहे हैं, ख़ासतौर पर वो जो गोरियाँ होती हैं खूबसूरत खूबसूरत? नहीं, मैंने कभी वैसे एतराज़ नहीं किया, बल्कि ये हंसते होते हैं कि मुझे मेरे दोस्त मेरे से एतराज़ करते हैं कि आपकी वाइफ आपको मना नहीं करती, तो मैंने कहा नहीं, उन्हें कि मेरी वाइफ भी मुझे मना करती, वैसे कभी एतराज़ नहीं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला जो इस तरह से चलता रहेगा और मज़ीद ही जानते रहेंगे तौफीक भट्ट साहब के बारे में। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदोपेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक्तदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है तौफीक भट्ट साहब के घर पर हम मौजूद हैं। पहले उनकी मिसेज से बात कर रहे थे, अब उनके इकलौते बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, राहील। कैसे हैं आप राहील? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। जानना चाहेंगे आपके वालिद की पर्सनालिटी के बारे में, कैसे वालिद हैं वो आपके लिए? अगर बचपन से देखें तो बचपन में तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, वो हर बाप अपने बच्चे पे करता होनी भी चाहिए बिल्कुल। और जब मैं मैट्रिक तक आया तो उसके बाद बिल्कुल हमारा फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप हो गया, और मतलब हम इकट्ठे कहीं जाना है, इकट्ठे जाते हैं, और सीधा पापा ने जाना वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है और हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। सही। तो हम ट्रैवलिंग भी करें, इकट्ठे करते हैं, और बिल्कुल हमारा फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप है, कोई बाप और बेटे का वो नहीं है। आजकल आप वैसे क्या कर रहे हैं? स्टडी या कुछ जॉब? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूएमटी से कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरा लास्ट सेमेस्टर है वहाँ पे, और मैंने अभी मार्च में ही अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है। अच्छा, और great। उसको मैंने अमेरिका में रजिस्टर कराया है। सही। और अब मैं डिफरेंट जो ब्रांड्स बिजनेसेस हैं उनकी सोशल कैंपेन भी कर रहा हूँ और मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, और साथ में वेबसाइट्स और एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो भट्ट साहब की तरफ से कभी आपको कुछ हुआ कि आपने इसी लाइन पर जाना है, या स्टडी में, या कोई अपने करियर जो अपना चूज करना है, या आप अपनी मर्जी का आपको है, इख्तियार है कि आप कर सकते हैं जो भी? बिल्कुल भी नहीं, पापा ने कभी भी नहीं कहा कि मतलब इस फील्ड में जाओ। उन्होंने कहा जिस फील्ड में तुम्हारा शौक है और तुम देखते हो कि तुम इस फील्ड में आगे जा सकते हो, लेकिन रहना टॉपर्स में है। एक्टिंग में जाओ, फिल्म कुछ भी, सिंगिंग करनी है, कुछ भी करो, लेकिन पता चलना चाहिए कि तुम एक टॉप लिस्ट में आ रहे हो। टॉप लिस्ट में तो मुझे कभी भी इस वजह से कभी इशू नहीं आया, ना मामा की तरफ से ना पापा की तरफ से। ठीक। भट्ट साहब, औलाद जो है वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने बच्चों के बारे में? मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल दोस्तों की तरह रखा, और मुझे बाप बन के रहना इतना पसंद नहीं है जितना मुझे दोस्त बन के रहना पसंद है। सही। और मैं ये समझता हूँ कि दोस्त का भी एक अदब होता है, दोस्त का भी एक लिहाज होता है। जी जी। तो मैं इस हवाले से अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अगर मैंने अपने बच्चों को अपने दोस्तों की तरह रखा तो मेरे बच्चों ने भी जो दोस्त का एक अदब और लिहाज होता है उसको पेश नज़र रखते हुए मेरी हर बात को अहमियत दी। मैंने इनको जो मशवरा दिया, इन्होंने उस मशवरे पे अमल किया। मैंने इनसे अगर कुछ कहा कि ये काम बेटे आपके लिए ठीक नहीं, अभी भी मैं इनसे ये कहता हूँ कि दो तीन चीज़ें। एक तो वो जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताई और मैंने आपको बताया भी कि अदब करें, आप अपने बुजुर्गों का, बड़ों का आप अदब करें। और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपको बाअदब होना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो अदब वाला बच्चा है उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है, मुझे खुद भी मिला है। और दूसरा मैं इनको कहता हूँ कि अपनी जो स्टडी है उसकी तरफ पूरी तवज्जो दें। मुझे राहील के हवाले से मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ, अकलौता बेटा होता है तो वो बड़ा लाडला होता है, ये भी है, जाहिर है, यकीनन है। लेकिन मैं अपने आप को जिस तरह दूसरे शोबों के हवाले से खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ, तो एक बाप के तौर पे भी मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। और इसकी तरफ से मुझे कभी कोई मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, इसकी तरफ से आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं हुई कि इन्होंने किसी भी हवाले से, अदब के हवाले से, खिदमत के हवाले से, अपनी स्टडी के हवाले से, या अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्ते जो हैं, वो इनकी पुप्पियाँ हैं, बाकी सारे जो रिश्ते हैं, खाला है, मामू है कनाडा में, किसी भी हवाले से इन्होंने जो है वो इज्जत ना की हो, उनका अदब ना की हो। और बाकी ये है कि मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाएं। अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे भी हम गए, यूके या बाकी उम्रा करने के लिए गए या जहाँ पे भी गए, दुबई अक्सर चले जाते, तो मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे मेरे साथ हों। अमूमन मेरे साथ होते हैं, लेकिन कभी ये होता है कि मेरे कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ मेरे लेक्चर होते हैं, तो वहाँ पे फैमिली को ले जाना ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर ये घर पे होते हैं। लेकिन
लाहौर में भी मुझे अगर कहीं जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि राहील साथ हो, और ये भी कहता है कि अगर ये फ्री हो तो ये मुझे कहता है कि मैं आपके साथ हूं। बरसा के जनरेशन गैप जो होता है उसमें बच्चे अगर चाहें कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं जिस सोसाइटी में, वो अगर हम भी उसी सोसाइटी में चलें तो बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा, राहील के बारे में या आपकी बेटी के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर उस तरफ आना चाहूँगी। इमरान खान साहब से जो आपकी फ्रेंडशिप है, आप कुछ ऐसा टाइम आया जिसमें वो थोड़ी दरार भी, अगर हम उसको कहें कि आप दरार आई आपकी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, उसकी क्या वजह थी आपके और इमरान खान साहब? नहीं, थोड़ा इस तरह का तासुर इसलिए पैदा हुआ कि मैंने उनके कुछ नामुनासिब पॉलिसियों पे तनकीद की। अच्छा। तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद हमारे तल्लुकात में कोई दरार आ गई है, खराबी आ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा आज भी उनसे राब्ता है। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार उन्होंने अपना नंबर चेंज किया। दोनों बार उन्होंने अपने स्टाफ को कन्वे किया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो उसको लिखवाएं, और मेरे पास उनका व्हाट्सएप नंबर है, मेरा उनके साथ राब्ता रहता है। आज भी वो लाहौर में है, मुझे ये मैसेज कन्वे हुआ, लेकिन आज चूँकि आप लोगों के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैंने उनसे माजरत की। वो बुलाते रहते हैं मुझे, वो इज्जत देते हैं, और मेरे हर दुख सुख में वो शरीक हुए हैं। अच्छा। हालांकि उनके हवाले से अमूमी तासुर ये है कि वो लोगों की उनको इतनी वो सेंस नहीं है कि वो लोगों की दुखों में या खुशियों में शरीक हो। लेकिन 2011 में मेरी मदर की डेथ हुई, वो इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे आए। फिर 16 में मेरे फादर की डेथ हुई, वो ख़ास तौर पे घर आए। 1.5 साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई, वो हमारे घर आए और मेरी फैमिली के साथ उन्होंने खाना खाया, और तकरीबन 2.5 घंटे वो मेरी फैमिली के साथ रहे। बड़ी गपशप लगाई, तस्वीरें, और उन्होंने मेरी बेटी को 1 लाख रुपया सलामी भी दी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं तो ये तुम्हारा बाप लिखता है कि मैं कभी किसी को चाय का कप नहीं पिलाता, लेकिन मैं तुम्हें 1 लाख रुपया। मैं भी यही सोच रही कि उनके बारे में तो मशहूर है कि आप चले जाए तो आपको एक खाली चाय का कप मिलता है, या अगर एक कप पड़ा भी होता है तो ये सोचा जाता है कि वो खान साहब के लिए, गेस्ट के लिए नहीं है। तो वो मैंने ये किया कि वो शौकत खानम में हमने वो जो 1 लाख रुपया सलामी का था, वो वेरी नेक्स्ट डे जो है हमने शौकत खानम जमा करवा के, अच्छा। तो उनको मैंने रसीद व्हाट्सएप कर दी। वो बहुत, मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनके लिए जितनी जदोजहद की, वो बुनियादी तौर पे उनके लिए मैंने जदोजहद नहीं की। मैंने जदोजहद की अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता था कि ये शख्स जब इक़्तिदार में आएंगे तो बहुत सी बेहतरी लेके आएंगे, क्योंकि इसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं थे, कोई मिलें नहीं थी, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं थी, और ना उनके बच्चे इधर थे। तो मेरा ख्याल था कि ये मेहनत भी करेंगे, चूँकि अकेले आदमी हैं, और ये वो करेंगे। लेकिन चूँकि पॉलिटिक्स उनका शायद फील्ड नहीं था, उनका शोबा नहीं था, तो अभी तक उन्हें वो कामयाबियाँ नहीं मिल रही हैं सियासत में या हुकूमत में जिसकी तवक्को हम उनके इक़्तिदार में आने से पहले करते थे। लेकिन उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो खुदा ना खास्ता अगर वो कामयाब नहीं होते तो फिर तो वही पुराने लोग हैं, पुराने सारे तौर तरीके होंगे, पुरानी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं तो दुआगो हूँ, एक तो ये कि वो अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करें, और दूसरा ये कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। बिल्कुल, हमारी सबकी यही दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब करे। राहील, आप बताएं, जब आप ये देखते हैं, आपके फ्रेंड्स ये देखते हैं कि जी आपकी मुलाकात, आपके वालिद की मुलाकात या आपकी फैमिली की मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब से, वो खैर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी लोगों के बड़े हॉट फेवरेट रहे हैं, अभी भी हैं, तो क्या उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं और आपकी अपनी क्या फीलिंग्स होती हैं? दोस्तों की अगर बात करें तो वो तो उनको पता चल जाए कि इमरान खान साहब हमारे घर आ रहे हैं, जी। तो कहते हैं कि सिर्फ एक पिक्चर उतराने दो। और जो है मैं अकेला आऊँगा, किसी को साथ में नहीं लाऊंगा, सिर्फ मुझे आने दो। सही। तो ये उनकी फीलिंग्स होती हैं। वो कहते हैं किसी तरह हमारी पिक्चर उतरवा दो, हम उनके फैन हैं, क्रिकेट में भी, और जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में भी जब वो आए तो। बिल्कुल सही। और अगर मेरा देखा जाए तो मैं भी खान साहब को जब इक़्तिदार से पहले तक तो उनको हम सपोर्ट करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने भी मौजूदा हालात हैं जो इस वजह से
काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनसे, लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर। बिल्कुल, हम सबकी यही दुआ। अच्छा राहील, आप जिस तरह से तौफीक भट्ट साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर और बड़े कामयाब जर्नलिस्ट हैं और लिखते भी हैं, उनका आपका कुछ है रुझान लिखने का या फिर सहाफ़त की तरफ, या जो आप फील्ड में जिसमें है आप यू थिंक दैट यू आर परफेक्ट देयर? जिस फील्ड में मैं हूँ उसी में मुझे लगता है कि मैं बेहतर सही है। और क्योंकि जितनी अल्लाह ने इज़्ज़त मेरे बाप को दी है सहाफ़त में, बहुत कम सहाफ़ी हैं इतने कि उनको इतनी इज़्ज़त और ऐसा अल्लाह ताला ने मुकाम दिया हो माँ बाप की दुआओं से और बड़ी चीज़ों से। तो मुझे नहीं लगता कि सारे सहाफ़ी कामयाब होते हैं, इसके पीछे दुआएं और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मुझे लगता है जिस फील्ड में मैं हूँ, और आपने तो रहना भी माशाल्लाह टॉप पे है इंशाल्लाह। अच्छा ठीक। अच्छा भट्ट साहब, बात आप जो कर रहे थे वहीं से मैं बात को लेना चाहूँगी। आपने कहा कि आप जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ हैं जो आपको लगता है ठीक नहीं है, आप उनके बारे में भी अभी भी लिखते हैं, और हमने अक्सर देखा है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है आप उसके भी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसके वो आप एग्जेजरेट, आप उनको हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी होती है सिटिंग, उसके बारे में भी उनके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो भी आप हाईलाइट करते हैं। तो इतनी करेज कहाँ से आती है? ये मैं इसको करेज तो पता नहीं, मैं जब जाता हूँ दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर पे ये जो हमारे गोरे मुल्क हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे सच बोलना जो है वो एक बिल्कुल रूटीन मैटर है। वो लोग उनको झूठ का वो उनके यहाँ ख़ास तौर पे जापान में, अभी मैं कोई 4-5 महीने पहले जापान गया, वहाँ पे यानी जापानी लुगत में झूठ का कोई मुतबादल लफ्ज़ ही नहीं है, उनको सेंस ही नहीं है ये झूठ क्या होता है। तो वहाँ उन मुल्कों में झूठ बोलना जुर्रतमंदी है, करेज है, और हमारे यहाँ सच बोलना जुर्रतमंद। मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर सही बात करता हूँ तो ये एक रूटीन की बात है, इसमें कोई जुर्रत वाली बात नहीं है कि मैं कोई बहुत दलेर आदमी हूँ तो या कोई मैं बड़ा जुर्रतमंद आदमी हूँ। इंसान को सच बोलना चाहिए और हमारा दीन भी इस बात पर हमें तलकीन करता है, जोर देता है। और मैं जो सही बात है वो कहने के लिए मैं नहीं समझता कि ये मेरी कोई जुर्रतमंदी है। लोग समझते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूटीन की एक बात है और हमें हमेशा वही बात कहनी चाहिए जो हक सच हो, और हमें हक सच के लिए डट के खड़ा होना चाहिए। तो फिर इंसाफ ही लिखा जाना चाहिए। देखें, हम वो लोग हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमें तो सही तरह से पढ़ना नहीं आता था, अब अल्लाह ने हमें लिखना सिखा दिया और उसके बाद फिर अच्छा लिखना सिखा दिया। तो अगर हमसे पूछा जाएगा रोज़े हशर कि आपको आपकी औकात से ज़्यादा हमने नवाजा एज ए राइटर, तो आपने सोसाइटी के लिए, अपने मुआशरे के लिए और मसलूम लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। तो कोई एक बात, कोई 2-4 बातें, कोई 2-4 वाक़यात तो बताने के लिए हो कि जी हमने, अल्लाह पाक अगर आपने हमें इतना नवाजा था, हमारी औकात से ज़्यादा नवाजा था, तो हमने ये किया था अपनी सोसाइटी। बिल्कुल सही है। ब्रेक लेनी है भट्ट साहब, मुझे ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो फिर तौफीक भट्ट साहब की बेटी, उनके दामाद, उनसे भी बात करेंगे और तौफीक भट्ट साहब के खाने पीने के जो शौक़ हैं उनके बारे में भी पूछेंगे, पहनने के, वो अपने जो उनके ड्रेसेस है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं और फिर खाने पीने में उनके क्या शौक़ है। छोटी छोटी चिटचैट करेंगे, ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन, क्या है आउट, कौन होगा हीरो, कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर जुर्म के पीछे छुपी कहानी, जुर्म कब
कहां और कैसे हुआ। हमारी नजर होगी हर वारदात पर, मुजरिम की चालाकी और सफाकी पर, जुर्म कैसे निशान छोड़ता है। पर्दा उठाएंगे हर रात से। देखिए प्रोग्राम तफ्तीश सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद हाजिर है जनाब, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी तौफीक भट्ट साहब से, उनके बेटे से भी बात हुई और उनके मिसेस से भी हमने बात की। इस वक्त हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है सालिहा, और उनके हस्बैंड हैं मिस्टर बिलाल। इन दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तौफीक भट्ट साहब की जो पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो उनके जो औलाद है वही हमें बता सकती है कि वो एज ए फादर कैसे हैं। कैसे हैं आप सारे? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं बिलाल? ठीक है। हाँ जी, बताइए अब तौफीक साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें। शुरू से बहुत फ्रेंडली थे। अच्छा। बहुत सपोर्टिव फादर, मतलब मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में आई गेस मेरे फादर जो है सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे हर मामले में। वो बेशक कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कॉलेज से लेके स्कूल में आपके होमवर्क में हेल्प करना, आपके बाहर एक्टिविटीज में हेल्प करना, मतलब इतने बिजी होने के बावजूद इवन मेरी फ्रेंड्स का भी कोई इशू या कुछ कोई मसला होता था तो उसको भी इवन वो हेल्प करने में मेरी हेल्प करते थे अगर मैं उनसे डिस्कस करूं। अच्छा। तो बहुत फ्रेंडली थे। इवन अभी भी शादी के बाद भी बिलाल को भी पता है कि वो बिलाल के साथ भी बिलाल भी हर बात पापा से कर सकता है। अच्छा। तो इतना बहुत अच्छा हमारा। एक बात है कि जब ख़ास तौर पर जो वालिद हैं, फादर हैं, जब वो इतने बिजी हों, उनका इतना वसी सोशल सर्कल होता है, तो फिर भी अपने बच्चों में थोड़ी कोई खला रह जाता है, समटाइम कुछ स्पेस रह जाती है कि जी मेरे फादर जो है वो बहुत बिजी हैं, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते या जितना देते हैं वो सफिशेंट नहीं है। ऐसा कभी नहीं फील हुआ? लेकिन हमारा कभी इस तरह का हुआ ही नहीं, क्योंकि पापा हमेशा जब हमें ज़रूरत हो हमारे पास हमें प्रॉपर टाइम देते थे। स्कूल कॉलेजेस में वैसे भी आप लोग बिजी होते हो, आप भी यूनिवर्सिटी से लेट आते हो और आपकी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और फिर उसके बाद अब मेरी जस्ट शादी हो गई है, तो शादी के बाद भी जब मैं आऊँ तो मैं अगर पापा ना हो तो मैं लड़ती हूँ कि मुझे मैं आई हुई हूँ तो मेरे पास रहे। होना चाहिए। तो वैसे कोई हमेशा वो हमारे पास होते हैं, और अपने अगर काम बहुत ज़रूरी हो तो फिर वो जाते हैं, वरना उनको होता है कि मैं ज़्यादा पहले फैमिली और फिर उसके बाद काम मैनेज। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये कि आप इतने बिजी होते हैं, आप अपने सोशल सर्कल को भी मेंटेन रखना और साथ में आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं उनको भी मेंटेन रखना। बिलाल आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मैंने सुना आपकी शादी पे इमरान खान साहब आए, आपको कैसा फील हुआ? जी मेरे लिए तो मैं कहूँ कि बहुत एक अच्छी फीलिंग थी, कि माशाल्लाह जब से हमारा सिलसिला शुरू हुआ था पहले दिन से। जी जी। तो मुझे आज भी याद है उनसे पहली मुलाकात थी, तो कोई आधा पौना घंटा मेरी उनका गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूओं पर। तो मैं जब घर गया ना तो मेरे वाले साहब ने मुझसे पूछा कोई करती हैं जी प्रोफेसर हैं और कॉलम निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक। आगे आगे सिलसिले बढ़ते गए, हमने और फिर शादी के सिलसिले आते गए, खान साहब की दावत और फिर माशाल्लाह इतने डिग्नेटरीज का मिलना ये वो। तो भाई अक्सर मेरे अपने में से सवाल करते थे कि यार अंकल करते क्या? मुझे तो यही पता है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वक्त जिस तरह गुजरता गया माशाल्लाह एक वो उठना बैठना पता लगता है कि अल्लाह ने माशाल्लाह इतनी इज्जत से नवाजा है। तो मेरे तो हमेशा ये हैरानी की बात रही है। अक्सर मेरे दोस्त भी इस चीज़ का सवाल या मजाक कहने करते हैं कि यार तुम्हें आज तक नहीं पता कि तुम्हारे फादर को करते हैं। अल्लाह की तो मुझे नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत बहुत नवाजी अल्लाह ताला ने उनको, बिल्कुल सही। कितना मैं कह सकता हूँ। और मेरे नज़दीक मेरे लिए कभी कभी एक कह लें कि प्रेशर का बाइस भी बन जाता है, क्योंकि एक दामाद और ससुर का रिश्ता तो आजकल की हमारी सोसाइटी एक बहुत सेंसिटिव एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने दोस्तों से कहता हूँ जिनकी माशाल्लाह शादी भी हुई कि अंकल ने ना कभी फ़र्क नहीं रखा। मैं बहुत फ्रैंकली उनसे कोई भी अगर इशू मेरा अपने पर्सनल भी होना तो मैं उनसे बात आप कर और
हमेशा उन्होंने ये कहा मुझे कि बेटा आप मेरे लिए रील से पढ़ के तो बात मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। ड्राइव वगैरह मुझे कहते हैं असल में दामाद होते ही ऐसे हैं क्योंकि वो बेटियों के साथ मुंसलिक होते हैं तो वो बेटों से भी ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। सही। अच्छा, साले आपकी तरफ आना चाहूँगी। शादी के बाद जो है ना वो एक रिलेशनशिप ज़ाहिर अपने करना होता है, अपने ससुराल के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। शादी के बाद पेरेंट्स जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ अटैच और ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं बेटियों के मामले में। तो तौफीक भट्ट साहब इस मामले में कैसे हैं? पापा, जब मेरी शादी का ये सारा टाइम हुआ तो पापा ने मुझे एक चीज़ कही कि रिलेशंस की रिस्पेक्ट करना तुम्हारे पे है। हस्बैंड के साथ कभी लड़ाई हो जाए, सास ससुर को कभी शिकायत का मौका नहीं देना। ज़बरदस्त। तो मेरी माशाल्लाह सास ससुर भी, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे उनसे प्यार मिला। तो मैं शुरू में मुझे लगता है इधर बहुत कम आना शुरू हो गई थी। मैं ज़्यादा अपने ससुराल में रहती थी और पापा को होता था आ जाओ मुझे मिल जाओ आके। और मुझे इवन बिलाल कहता था तो उनको लगता होगा कि मैं नहीं तुम्हें आने देता और इस तरह का। और अब नाइल मेरा माशाल्लाह बेटा है तो अब पापा को और ज़्यादा होता है कि आओ, और क्योंकि उससे ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत अटैचमेंट होती है और उसको भी बहुत ज़्यादा मामा से और पापा से बहुत ज़्यादा उसकी भी अटैचमेंट है। तो अब मैं ज़्यादा आना शुरू हो गई हूँ। लेकिन पेरेंट्स आपके, मुझे लगता है आप शादी के बाद आप अपना वो टाइम मिस करते हो, आपकी बॉन्डिंग और आप सब कुछ मिस करते हो अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सब कुछ वो जा रहा है अभी। जी, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ भी दे। आपको मालूम है हम तौफीक भट्ट साहब के घर पे मौजूद हैं और इस वक्त हम उनके लॉन में मौजूद हैं। बड़ा एक आर्टिस्टिक सा उनका घर बना हुआ है तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको दिखाएं और भट्ट साहब का जो टेस्ट है उसके बारे में भी उनसे पूछते हैं कि किसी से इंस्पिरेशन है या उनको बचपन से शौक था। सर, हम देख रहे हैं जब मैं गेट से एंटर हुई हूँ तो सारी दीवारें जो है वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तस्वीर से और इतने खूबसूरत हम देख रहे हैं यहाँ पे घड़े पड़े हुए, वहाँ पर खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये कब से आपको बचपन से शौक था या किसी से इंस्पिरेशन मिली? मैं ये बचपन से मेरा ये एक है कि आप जहाँ पे रहें वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए। तो चाहे वो आपका ड्राइंग रूम है, चाहे वो आपका लॉन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और ये चीज़ें सारी, तो मुझे ये एक नेचर से मुझे बड़ी मोहब्बत है। तो ग्रीनरी से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं जब बाहर जाता हूँ और ख़ास तौर पे यूरोप में जब जाता हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें, झीलें, दरिया, नहरें उनके और समंदर, मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद है। ये सारी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो घर, मैं ये समझता हूँ, वैसे तो ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि घर दीवारों से या चीज़ों से या इन चीज़ों से नहीं होते। घर तो होते हैं लोगों के रवैयों से, रिश्तों में। अगर आप अपने रिश्तों में मुखलस हैं, अगर आप के घर में सलूक है, मोहब्बत है, इत्तेफाक है, तो उससे घर बनता है। बाकी तो मकान होते हैं, दीवारों से तो मकान होते हैं। तो मैं इस हवाले से बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक तो ये कि मेरा मकान नहीं है, मेरा घर है। घर में सबका आपस में प्यार है। मेरा बेटा है, उसका अपनी बहन के साथ, मिसेस के साथ सारा। और फिर उसके अलावा हमारी कोशिश होती है, चूँकि मेरे बहुत ही अहम मेहमान आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बहुत दफ़ा तशरीफ़ लाए और भी मेरे राइटर दोस्त यहाँ पे बहुत आते हैं, आर्टिस्ट दोस्त बहुत यहाँ पे आते हैं, मेरे एजुकेशनिस्ट जो दोस्त हैं, मेरे कॉलीग्स यहाँ पे आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक मतलब एक अच्छा फील हो, अच्छी उनको फील आए। तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ें जो है, बड़ी अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह जो है वो ये सारा भी ये भी आप देखते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर आपका जो सोशल जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, एक्टिविटीज़ जो है वो करना, कहीं जाना, फिर बहुत सारा कुछ आप जो है वो एकदम से साथ कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आप ना गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं तो क्यों ना हम अपने नाजरीन को आपकी आवाज़ में गाना सुनाएं। कोई आप अपना फेवरेट गाना हमें सुना दीजिए। गाना तो ये एक
जो हमारे अक्सर गुलकार ये करते हैं कि वो कहते हैं नहीं आज मेरा गला ठीक नहीं है, ये वो नहीं, मेरा गला वाकई ठीक नहीं है, लेकिन अब चूँकि आपने एक हुक्म दिया या नहीं रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल सुना दीजिए। तो वो मैं आपको एक बोल सुना देता हूँ गाने के। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच कि आपने गला ख़राब होने के बावजूद हमें एंटरटेन किया है। अच्छा, मैंने देखा है कि माशाल्लाह इतना अच्छा आपका टेस्ट है, तो क्यों खाने के बारे में भी पूछ लिया जाए। खाने में क्या टेस्ट है आपका? कुछ खुद बनाना भी पसंद करते हैं या फिर भाभी के हाथ का ही? चाय जो है वो मैं किसी के हाथ की मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय मैं अपने लिए खुद बनाता हूँ, और एक ख़ास उसमें दालचीनी डाल के और पत्ती एक ख़ास, और सुबह जब दूध आता है ताज़ा या शाम को ताज़ा दूध जो है वो आता है, तो फिर अपनी भैंसें भी रखी हुई, तो उसमें फिर ये है कि जब वो दूध आहिस्ता आहिस्ता कढ़ता है और वो लाली उसमें आ जाती है, तो उसकी फिर दूध पत्ती तेज़ ज़रा वो चाय, और बेगम मुझे बहुत कहती है कि मैं आपको बना देती हूँ, और उसने कई दफ़ा बना के दी, और मुझे हर दफ़ा उसकी बनी हुई चाय जो है ना, वैसे वो बहुत अच्छे खाने बनाती, उस जैसे खाने कोई नहीं बना सकता, लेकिन चाय नहीं ये अच्छी बना सकती। और अम्मी भी मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें चाय बना देती, मैं कहता था अम्मी नहीं, चाय मैं अपने लिए खुद बनाऊंगा। तो चाय मैं अपने लिए खुद बनाता हूँ जहाँ भी होता हूँ। या फिर मेरे एक खिदमत गुजार हैं, पिछले 24 साल से मेरे साथ हैं, शाह साहब, आजकल अपने गांव गए हुए हैं छुट्टियों पे, तालब हुसैन शाह, तो उनको मैंने पूरा सिखाया हुआ है। वो जब होते हैं तो शाह जी मेरे लिए चाय बनाते हैं, अदरवाइज़ मैं खुद चाय बनाता हूँ। खाने पीने में क्या पसंद है? खाने में मुझे एक तो करेले बहुत पसंद है, कचनार मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं सब्ज़ी दाल ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे ब्रायलर तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और या फिर देसी मुर्गी हो, वो शायद इमरान खान से एक निस्बत, चूँकि इमरान खान को देसी मुर्गी बड़ी पसंद है, तो शायद उस निस्बत से मुझे देसी मुर्गी पसंद है। और मटन कभी कभी, लेकिन मटन कीमा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बीफ से मुझे थोड़ी एलर्जी है, बीफ मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दाल सब्ज़ी मेरी प्रेफरेंस होती है कि ये कद्दू मुझे इस निस्बत से बहुत अच्छा लगता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना और कुछ रवायात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, तो वो मुझे इस निस्बत से कद्दू मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी दाल कोई भी हो मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। बहुत शुक्रिया तौफीक बट साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपकी फैमिली ने हमें टाइम दिया, और आपने इतनी ज़रूरी एक मीटिंग थी, उनका जिक्र भी किया तौफीक बट साहब ने, वो छोड़ के इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियों से नवाजता रहे, आपकी फैमिली के साथ भी, सबके साथ। बहुत मेहरबानी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे